हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जीएस के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस या फिर विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। साइंस की पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस को समझा था। अब आइए इसके आगे देखते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां से कि लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इस ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे, जिसमें कि हम पाचन को पढ़ेंगे, स्केलेटन सिस्टम को देखेंगे जिसमें कि हम कंकाल तंत्र को देखेंगे, और इसी के अंतर्गत हम मसल्स का भी अध्ययन करेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम सर्कुलेशन सिस्टम को देखेंगे। सर्कुलेशन के अंतर्गत हम ब्लड का अध्ययन करेंगे और हार्ट का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हम एंडोक्राइन ग्लैंड को देखेंगे। एंडोक्राइन में दो प्रकार की ग्लैंड होती है, एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन। और इसके बाद हम रेस्पिरेशन को देखेंगे, फिर जो है नर्वस सिस्टम को देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम उत्सर्जन तंत्र को भी देखेंगे, जिसको कि हम एक्सक्राटोरी सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज से शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम जो है पाचन का अध्ययन करते हैं। पाचन अर्थात जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो खाना है, चाहे फल है, दूध है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर में पचता कैसे है, और उसमें उस पोषक तत्व में, उस खाने में जो प्रोटीन, विटामिन या फिर और भी मिनरल्स जो पाए जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन शरीर में कैसे होता है, उसका अध्ययन हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। दोस्तों, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो अगर हम ये कहें कि बिग पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल with the help of enzyme known as डाइजेशन। दोस्तों, इसका मतलब है कि भोजन के जो बड़े अणु होते हैं, अर्थात जो हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, तो वो दोस्तों बड़े अणु कहलाते हैं। तो वो बड़े अणु जब हम खाते हैं तो वो जिस तरह से टूट टूट के जो है छोटे छोटे अणु बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं पाचन। और ये जो छोटे अणु बनते हैं, अर्थात स्मॉल पार्टिकल जो बनते हैं, वो बनते हैं आपके एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये इनका सेक्रेशन कहां से होता है, ये सब हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, ये हो गई आपकी परिभाषा कि बिग पार्टिकल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्टिकल with the help of enzyme is known as digestion। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट आपका होगा एलिमेंट्री कैनाल, जिसको कि हम कहते हैं आहार नाल। और दूसरा पार्ट होगा ग्लैंड्स का, ग्लैंड्स अर्थात ग्रंथि। दोस्तों, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आपका बक्कल कैविटी आ जाता है। बक्कल कैविटी अर्थात कि हमारा मुंह, जहां से हम खाना खाते हैं। तो हम मुंह से खाना खाते हैं तो ये खाना जो है बक्कल कैविटी से होता हुआ यहां से लेके यहां तक हमारा बक्कल कैविटी होता है। बक्कल कैविटी से होता हुआ खाना जो है स्टमक में जाता है, अर्थात आमाशय में जाता है। आमाशय में के बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद जो है एनस के द्वारा जो वेस्ट होता है मल के रूप में, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हम देखेंगे फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आपका बक्कल कैविटी आ जाता है। बक्कल कैविटी, जिसको कि हम आहार नाल कहते हैं। फिर आपका ओसोफेगस आता है। स्टमक, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और आपका इसके बाद फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। फिर आपका आ जाता है एनस सबसे लास्ट में।
और आपका जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स के अंतर्गत फ्रेंड्स आते हैं आपके, सबसे पहला है स्लाइवरी ग्लैंड। इसको कि हम लार ग्रंथि भी कहते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड को हम लार ग्रंथि भी कहते हैं। इसी में आपका आ जाता है लीवर, और इसी में आपका आ जाता है गॉल ब्लैडर, और फिर इसी में आपका आ जाता है पैनक्रियाज। तो फ्रेंड्स अब हम आइए एक एक करके जो है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से हम पढ़ना शुरू करेंगे बक्कल कैविटी को। बक्कल कैविटी के अंतर्गत ही हम स्लाइवरी को देख लेंगे, लार ग्रंथि को देख लेंगे, उसके बाद हम ओसोफेगस को देखेंगे, फिर हम स्टमक को देखेंगे, और स्टमक को पढ़ते हुए ही हम जो है लीवर को देखेंगे, गॉल ब्लैडर को देखेंगे और पैनक्रियाज को देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को, फिर लार्ज को, और फिर उसके बाद सबसे अंत में एनस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम शुरू करते हैं बक्कल कैविटी से। तो फ्रेंड्स ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन फिगर। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, मुख जहां से हम भोजन करते हैं, इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा इसको कहा जाता है, मुख गुहा। और फिर यहां से लेके यहां तक की नली जो मुख और आमाशय को जोड़ती है, इसी को हम कहते हैं ओसोफेगस। और इसको कहा जाता है स्टमक। दोस्तों ये जो यहां से आप देख रहे हैं, स्टमक के बाद ये जो बहुत पतली पतली लाइनें हैं, पाइप जैसी संरचना है, इसी को कहा जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसको जो है कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। दोस्तों ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से लेंथ में लंबी होती है, लेकिन ये आकार अर्थात ये आकार में अर्थात ये चौड़ी होती है, इसलिए इसको जो है लार्ज कहा जाता है। और फिर आपका ये लास्ट में आ जाता है एनस। तो फ्रेंड्स ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का एक आउटलाइन फिगर। फ्रेंड्स इस बक्कल कैविटी जो है, ये आपका मुख जो है, बक्कल कैविटी के अंतर्गत हम 3 चीजों का अध्ययन करेंगे, जहां से कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में हम दांत को पढ़ेंगे, और इसी में ही हम लार को पढ़ेंगे, लार अर्थात स्लाइवा को, और इसी में हम जीभ को देखेंगे। फ्रेंड्स हम सबसे पहले दांत को देखेंगे। हम सभी को पता है कि हमारे अंदर या फिर जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्यों में 32 दांत पाए जाते हैं। दोस्तों जो आपका तीत होता है, तीत अर्थात दांत, दांत से ही पाचन की शुरुआत होती है। पाचन की शुरुआत जो है वो दांत से ही होती है। दांत से ही जब हम भोजन को अंदर लेते हैं, भोजन को खाते हैं, तो चूंकि पाचन जो है वो फिजियो केमिकल रिएक्शन होता है, अर्थात कि उसमें जो है फिजिकल भी रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन भी होता है। फिजिकल ऐसे होता है कि जब हम भोजन को खाते हैं तो उसको दांत से जो है तोड़ फोड़ करते हैं, और फिर दांत से काटने के बाद जब वो खाना अंदर जाता है तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसको पचाते हैं। तो फ्रेंड्स दांत से जो है पाचन की शुरुआत होती है। दोस्तों दांत का अध्ययन करना जो है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि दांत का अध्ययन कहलाता है, तो हमेशा याद रखिएगा दांत का अध्ययन हम ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप और जान लीजिए, दांत का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और इसी में होता है आपका कैल्शियम फास्फेट। फ्रेंड्स जो हमारे दांतों की संरचना होती है, दांतों की संरचना कुछ इस तरह से होती है। ये 2 परतों में विभाजित होता है। ऊपर की परत को हम कहते हैं एनामेल,
और जो ये आंतरिक परत होती है इसको कहते हैं डेंटाइन। और एनामेल जो है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और इसका क्षरण जो है वो फ्लोरीन की वजह से होता है। जब भी हमारे भोजन में या किसी भी तरह से हमारे शरीर में फ्लोरीन आता है तो ये एनामेल का क्षरण हो जाता है, जिससे कि हमारे दांतों में कैविटी का निर्माण होता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे दांतों में कैविटी का निर्माण किससे होता है, तो वो फ्लोरीन की वजह से होता है। फ्लोरीन जो है वो हमारे दांतों की जो एनामेल की परत होती है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। फ्रेंड्स, अगर दांतों की संख्या की बात की जाए, दांतों की संख्या, तो ये हम सबको पता है कि दांत जो है सभी मनुष्यों में 32 दांत होते हैं। दांतों की संख्या वो 32 होती है। दोस्तों, इसको जो है हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है मोनोफियोडेंट। मोनोफियोडेंट मोनोफियोडेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो दांत हमारे या फिर जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, उनमें जो दांत एक बार निकलते हैं उनको कहा जाता है मोनोफियोडेंट। और इन दांतों की संख्या होती है 12। और एक होता है आपका डाइफियोडेंट। डाइफियोडेंट ये दांत जो है इनकी संख्या 20 होती है। ये पूरे जीवन में 2 बार निकलते हैं। और इन्हीं दांतों को जो है दूध के दांत भी कहा जाता है। दूध के दांत। बच्चों में सबसे पहले जो है वो दूध के दांत निकलते हैं। तो इन दूध के दांत के टूटने के बाद वही दांत दोबारा निकलते हैं। तो इसीलिए इनको जो है डाइफियोडेंट कहा जाता है। अर्थात 2 बार निकलने वाले दांतों को डाइफियोडेंट कहा जाता है और 1 बार निकलने वाले दांतों को कहा जाता है मोनोफियोडेंट। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमारे पूरे जीवन काल में कुल ये 12 तो हमारे ऑलरेडी हैं, ये केवल 1 बार निकलेगा। लेकिन इसके बाद 20 दांत आपके दूध के निकलते हैं, फिर 20 दांत फिर वही निकलते हैं। तो इस वजह से पूरे जीवन काल में जो है वो 52 दांत निकलते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो याद रखिएगा 52 दांत जो है वो पूरे जीवन काल में निकलते हैं। दोस्तों, अब आइए देखते हैं डेंटल फार्मूले को। दोस्तों, मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसीलिए दोस्तों मानव को जो है हेट्रोडेंट अर्थात विषम दंती कहा जाता है। मानव में वो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार, और इसीलिए इनको हेट्रोडेंट कहा जाता है अर्थात विषम दंती कहा जाता है। दोस्तों, जो आगे के 4 दांत होते हैं इस तरह से आप देखेंगे अपने दांतों को छू के, तो ये जो 4 दांत होते हैं इन्हीं को कहा जाता है इंसीजर। और इनका काम होता है भोजन को काटना। भोजन को काटने का काम इंसीजर करते हैं। और फिर आप देखेंगे इसी के बगल में इस तरह से निकला रहेगा दांत, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहेगा, ये इस तरह से। इसको कहते हैं केनाइन। केनाइन दांत जो है दोस्तों वो जैसे जो मांसाहारी पशु होते हैं, जैसे कि आपका शेर हो गया, ये लोमड़ी हो गया, इन सब में जो है केनाइन दांत ज्यादा लंबे पाए जाते हैं। जबकि इंसीजर जो है वो शाकाहारी जंतुओं में पाए जाते हैं। जैसे ये जो आपका हाथी का दांत ऐसे देखते हैं निकला रहता है, वो दोस्तों केनाइन नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाथी का जो दांत होता है वो होता है आपका इंसीजर। दोस्तों, इंसीजर दांत ही जो है वो हाथी में लंबा हो जाता है। और इसके बाद केनाइन के बाद फिर आप देखेंगे तो 2 दांत इस तरफ होते हैं ऐसे, और 2 दांत इस तरफ होते हैं। इनको कहा जाता है दोस्तों प्रीमोलर। और इस तरफ भी ये प्रीमोलर ही होते हैं। और फिर इसके ऊपर फिर आप देखेंगे 3 दांत और पाए जाते हैं ऐसे दोनों तरफ। ये इसको कहा जाता है मोलर। दोस्तों, ये जो प्रीमोलर दांत होते हैं बच्चों में ये नहीं निकलते हैं। और इसके अलावा जो ये मोलर दांत है, मोलर दांत का अंतिम वाला दांत, ये भी बच्चों में नहीं निकलता है। तो बच्चों में प्री मोलर और ये लास्ट वाला जो तीसरा मोलर दांत है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो हमने ये देखा कि इंसीजर दांतों की संख्या 4 है,
इसके बाद आ जाता है आपका केनाइन जिसकी संख्या 2 है। फिर आपका है प्रीमोलर जो कि 2 है ये, और फिर आपका है मोलर जिसकी संख्या 3 है। तो हमने यहां पे देखा कि इंसीजर 4, फिर आपका केनाइन 2 है, प्रीमोलर दांत आपके 2 हैं, फिर आपका मोलर 3 हो जाता है। और दोस्तों सेम यही चीज जो है नीचे के जबड़े में भी होता है। जैसे हमारे ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े में दोनों में सेम दांत पाए जाते हैं। और अगर डेंटल फार्मूले की बात की जाए तो इसको भी जो है 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए कि जो संरचना इस तरफ है वही संरचना इस तरफ है, तो हमको केवल एक तरफ की संरचना को याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये जो 2 दांत बच जाता है ये है आपका इंसीजर। तो इंसीजर दांतों की संख्या 2 हो जाती है। उसके बाद आपका केनाइन है, केनाइन फिर आपका 1 है। उसके बाद आपका प्रीमोलर है, प्रीमोलर की संख्या 2 हो जाती है। और फिर आपका मोलर है, मोलर की संख्या दोस्तों 3 हो जाती है। तो ये हो जाता है आपका डेंटल फार्मूला, इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। दोस्तों अगर यही बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में ये जो आपका प्रीमोलर दांत है ये प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। और लास्ट में ये जो विजिटम टीथ होता है अर्थात जो अकल दाढ़ होता है ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसलिए इनका जो डेंटल फार्मूला होगा वो इंसीजर इनमें 2 होगा, केनाइन भी 1 होगा, प्रीमोलर इनमें नहीं पाया जाएगा और जो मोलर दांत होगा वो 2 होगा। तो बच्चों का जो डेंटल फार्मूला है वो 2102 अर्थात इंसीजर 2 है, केनाइन 1 है, प्रीमोलर 0 है और मोलर 2 है। जबकि वयस्कों में जो है इंसीजर 2 होते हैं, केनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। दोस्तों इसी में जब हम 4 का गुणा कर देंगे तो पूरे के पूरे दांत हमको 32 प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये देखा कि वयस्कों का जो डेंटल फार्मूला है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर ये होता है आपका 2, 1, 2 और 3। जबकि अगर यही बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में आपका हो जाता है 2, 1, 0 और 2। दोस्तों दांत से ही कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं, जैसे कि जो हाथी का दांत होता है, हाथी का दांत आपका इंसीजर होता है। हाथी का दांत जो बाहर दिखाई देता है ऐसे इस तरफ से जो निकला रहता है ये, इसको कहते हैं टस्क, और ये आपका होता है इंसीजर। जैसे हाथी के दांत हो गए। उसके बाद जंगली सुअर का जो भी दांत निकला रहता है, जंगली सुअर, वो भी जो है इंसीजर ही होता है। और दोस्तों जो कुछ पक्षी होते हैं, पक्षियों में दांत ही जो है वो चोंच का रूप ले लेते हैं। दोस्तों पक्षियों में दांत नहीं पाए जाते हैं, उनका दांत ही जो है वो चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाता है। जैसे जो दांत होते हैं, दांत ही पक्षियों में चोंच बन जाते हैं। एक चोंच ऊपर होता है इस तरह से और एक जो है ऐसे नीचे होता है। तो ये ऊपर वाला हो जाता है और ये नीचे वाला, यही जो है चोंच के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत दांत का अध्ययन किया। दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी हमको मैसेज करके जरूर बताइएगा, और इसके आगे की जानकारी हम आपको अगली क्लास में देंगे। थैंक यू वेरी मच।